बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग का ड्राफ्ट 2025 कंप्लीट हो चुका है और तमाम फ्रेंचाइजीज ने बड़ी सोच विचार के बाद ये बड़े बड़े नाम सेलेक्ट किए हैं और हमने देखा कि बहुत बड़े बड़े नाम जो हैं वो अनसोल्ड रहे और एतमाद बहाल करने में कामयाब नहीं हुए। और ये सप्लीमेंट्री कैटेगरी में जनाब केन विलियमसन जैसा प्लेयर, सैम ब्लिंक्स जैसा, टॉम कर्न जैसा और दीगर ऐसे कुछ प्लेयर्स हैं जो अनसोल्ड रहे, जिसमें टीम सऊदी हमने बात किया कि एक हाइप क्रिएट की गई, लेकिन उनको कोई भी फ्रेंचाइज जो है उन पर एतमाद ना कर सकी और उनको किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं रखा। बहरहाल अब ये 6 टीमें, 6 टीमों का स्क्वाड जो है वो सामने आ चुका है, ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो चुकी है और बहुत बड़े बड़े नाम इसमें है। इस पर अपने बात करें। इसके साथ साथ चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी जो दीगर टीम्स ने स्क्वाड अपने अनाउंस कर दिए हैं, प्लस हमने बात करनी है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज 2 टेस्ट सीरीज 17 जनवरी से जिसका आगाज हो रहा है मुल्तान स्टेडियम से। और मुल्तान की जो कंडीशन है वो पिच उसको ढांप दिया गया है, हीट दी जा रही है। मेरे ख्याल दोबारा से स्पिनिंग अटैक की तरफ जाएंगे। आकिब जावेद साहब ने जो नुस्खा बताया हुआ है हमें कि पाकिस्तान में जीतने का आसान सा नुस्खा है, आप विकेट ड्राई करें, स्पिनर है, घास उड़ा दें और इस तरह से जीत जाएंगे। हमने देखा कि इंग्लैंड के खिलाफ हम ये 2 मैचेस जीते, 2-1 से हम वो सीरीज जीतने में कामयाब हुए और वहीं से आकिब जावेद साहब की सुनी गई, वो हेड कोच हो गए। और फिर हमने ये भी देखा कि हम ऑस्ट्रेलिया में भी हार गए, हम साउथ अफ्रीका में भी हार गए और हमने उससे पहले बांग्लादेश में तो हारे थे। उसके बाद चले ये आए, ये क्रेडिट उनको चले जाता है कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 2 मैचेस जो इंग्लैंड की होम सीरीज जो है ना वो जीतने में कामयाब करवाया। इस पर बात करनी है। फॉर्मर कैप्टन सलमान बादशाह वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद, साथ साथ फॉर्मर क्रिकेटर जनाब राजा असद अली खान ने भी ज्वाइन किया है। इसके साथ साथ अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। राजा साहब, हजूरी बाग का वेन्यू डिसाइड किया गया PSL ड्राफ्टिंग 2025 के लिए और उसमें हमने देखा कि एक नया टच दिया गया, एक अच्छी चीज़ है, एक्सप्लोर करवाया लाहौर को कि जनाब यहाँ पर ब्यूटी है, बहुत खूबसूरत हमारा मुल्क है और यहाँ पे एक एक चप्पा चप्पा जो इसका काबिल दीद है। पहले तो ज़रा हजूरी बाग के वेन्यू पे कमेंट करते हैं आप। हजूरी बाग में जाता रहता हूँ, एक बार डे पर वहाँ पे सरकारी टीवी पर, PTV पर करने के लिए कमेंट्री, वो उसका बड़ा एक ग्रैंडर है। मैं ये समझ रहा था कि अच्छी सेरेमनीज हुई हैं अब तक PCB ने जो की हैं ड्राफ्टिंग के हवाले से, इस मरहले के हवाले से, बड़ा क्रूशियल, दुनिया भर की नजरें होती हैं। PSL पर दुनिया भर की नजरें, तो मेरे ख्याल में जितना मैं समझ रहा था वैसा नहीं हुआ, इतना उसमें कोई नजर नहीं आ रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे कोई मीना बाजार टाइप किस्म की चीज़ है, उसमें वो ग्रेस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, सीधी सी बात। वेल, गुड वर्क और जो कुछ भी किया उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। लाहौर और कराची का जिसका बार बार जिक्र कर रहे हैं उसकी एक वजह है, इनकी फैन फॉलोइंग बड़ी है। लाहौर आ रहा है, कराची आ रहा है, इसमें बड़ी बात होती है। जैसे इंटरनेशनल इंडिया पाकिस्तान है वैसे लाहौर कराची है, पुरानी है। और बहरहाल जो अच्छी बात है वो ये है कि वार्नर और विलियमसन जैसे जैसे आप जिक्र भी कर रहे थे कि वो आलमी शोहरत याफ्ता ऑल टाइम ग्रेट क्रिकेटर जो है वो इन एक्शन होंगे। और देखें, किसी के साथ मुकाबला ना करें, आपकी जो PSL है ये बहरहाल अभी 9 उम्र ही है और बहुत सी लीग्स पहले हो चुकी हुई थी, उनकी मार्केट भी है, जो कुछ भी है, तजर्बा भी है उनका। लेकिन मैं कहूँगा कि इतने कम अरसे में हमें चैलेंजेस भी थे। आप जानते हैं कि मुल्क में क्रिकेट नहीं हो रही थी, इसको लेकर आए, पूरा लेकर आए। अब एक और हमने बीच में लफड़ा डाला, वो हमने स्टेडियम भी बना लिए हैं। तो ये सब कुछ हो रहा है, इट्स चेंज फॉर गुड आई वुड से। और बाकी जो प्लेयर्स इस मरतबा जो उनकी आमद हुई है, वार्नर को कोई मेरे ख्याल में $3 लाख मिलेंगे, जो उनकी प्राइस रखी गई है, तो वह करोड़पति हो जाएंगे। बड़ी अच्छी बात है। मेरे ख्याल में इसमें हमें मान लेना चाहिए कि जो एक नए हेड आए हैं PSL के, क्योंकि उनका तजर्बा PCB में बहुत पुराना हो चुका है, वो काफ़ी असर करदा आदमी में से एक हैं, तो सलमान रशीद साहब, मेरे ख्याल में ये उनका होगा कि हम इसको वैल्यू देने के लिए रिजर्व प्राइस जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा रखें ताकि ज़्यादा क्रेविंग हो और लोग ज़्यादा आएँ। आपको पता है कि इस वक्त इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के साथ भी खड़का जारी है वहाँ, तो PSL के लिए, लेकिन वो मामला क्लियर हो गए, हो गए, वाजे हो गए। देखें ना, ये अब सारी बातें सही सच में जा रही है पाकिस्तान क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत सवाल ड्राफ्टिंग का देखें, अब इसमें लाहौर से एक्सपेक्टेशन इसलिए है कि लगातार 2 मरतबा उन्होंने जीता, ये ओनली टीम है PSL की इस टीम में, 3 मरतबा इस्लामाबाद जीत चुकी हुई है। लेकिन अब मुझे जो कुछ नज़र आ रहा है, कीपिंग इन व्यू दी, जैसे बाबर आजम की बात करते हैं, तो अगर हम साइम अयूब को भी कंसिडर कर लें कि वो सब ठीक हो जाएंगे, वो पूरी में फिट हो जाएंगे, तो देखें ये T20 जो क्रिकेट है इसमें सिर्फ 1-2 प्लेयर्स की, अगर जिस प्लेयर्स की एक के बल्ले ने रन बाद अगर खड़ा हो गया तो मेरे ख्याल में फिर आपका 200 प्लस रन होंगे। तो मेरे ख्याल में जो कुछ भी हुआ है एक बड़ा सदस्य मेला है, ठीक है। और आई थिंक गुड लक टू ऑल द फ्रेंचाइजीज। इस पे 1 मिनट अहमद साहब, मैं सिर्फ राजा साहब से ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 मिनट लेना चाहूँगा। मेरा ख्याल गालिबन मुझे तो नजर नहीं है सेठी साहब इस पूरे में, हालांकि इनिशिएटिव उनका था एक उस टाइम पे। सेठी साहब ने जिस तरह से इसको लीड किया, इस सारे टूर्नामेंट को दुबई में हम कराते रहे, पाकिस्तान लाने में उनका बड़ा किरदार था, तो सेठी साहब को वहाँ पे मेरे ख्याल होना चाहिए था, क्रेडिट जहाँ पे ड्यू है बिल्कुल देना चाहिए था। देखें, अरशद नदीम को आपने बुला लिया तो वो भी एक स्टालवर्ट ही है ना। देखें ना, उन्होंने इसको इसकी दाग बेल डाली
पढ़े लिखे हैं, कारोबारी हैं, तजियाकार हैं, अच्छे मैनेजर हैं, तो बड़ा दिल करना चाहिए मेरे ख्याल में पीसीबी के मैनेजमेंट को, और ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए जो कि अभी हमारी मॉडर्न क्रिकेट, मैं नहीं कह रहा कि पुराने बाबों को भी आप ला के बीच में बैठा दें, नॉट एट ऑल, आप जैसे लोगों को बीच में बैठाना चाहिए। और वो शारी शफी है, लाहौर इज अ कल्चरल हब आई वुड से, और जहाँ पे कल्चर इस जैसा हिंदुस्तान पाकिस्तान में ये एक जगह होती है, फिर इंडस्ट्री भी यहाँ पे थी, कल्चर भी यहाँ पर था। तो मेरे ख्याल में बोर्ड का जहाँ तक ताल्लुक है, सेठी साहब ने दागबेल डाली, आगाज किया, पढ़े लिखे हैं, बैठे हुए बोलते हुए जचते हैं, तो मेरे ख्याल में जो आपने तजवीज़ दी है आइंदा के लिए बिल्कुल होना चाहिए। जी अहमद साहब, आपको ये तकरीब कैसी लगी जनाब? जी बस मैं इसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ, बाकी राज साहब ने समाप्त कर दिया। एक चीज़ यकीनन मुझे बहुत अच्छी लगी, उसकी मैं यहाँ पर तारीफ करना चाहूँगा, वो ये है कि खेलों की तकरीबात यकीनन आपके कल्चर को भी प्रमोट करने का बायस बनती हैं। तो जिस किस्म के प्लेयर्स ने लिबास ज़ेबतन किए हुए थे और जिस तरह से उन्होंने प्रेजेंट किया अपने कल्चर को, और जो रिवायती लिबास है हमारे मुल्क का, उसको देख कर यकीन बहुत अच्छा लगा। और एक दिलचस्प बात ये थी कि शादाब खान ने जो है वो जैकेट के पीछे चैंपियन लिखवाया हुआ था, तो उन्होंने पहले से ही जो है वो पैगाम देना शुरू कर दिया है दूसरी टीमों को कि हम टाइटल के दिफा के लिए तैयार हैं। तो ये छोटी मोटी जो है जिसको कहें कि ये जो मत्था लगाने वाली सरगर्मियाँ अभी से शुरू हो गई हैं, इससे यकीन मुकाबले का जो है वो एक माहौल बनना शुरू होगा। तो कमियां कोताहियां यकीनन होती हैं, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि एक मुनासिब तकरीब थी हजूरी बाग में, और ये एक बहुत अच्छा आगाज इसको आ जा सकता है। इस वक्त जब पीसीबी बहुत सारे अफेयर्स में उलझा हुआ है, उसमें इस तरह की तकरीब हो जाना मेरा ख्याल है ये बहुत अच्छी बात है। चलो गुड है, लेकिन ये है कि प्रोडक्शन की कारकर्दगी में बहुत सारे सवाल हैं। स्टार्ट में तो माइक ही नहीं चला जनाब, ऐसी छोटी छोटी सुना है कि एंकर साहब तंबाकू नोशी कर रहे थे, आपने बताया। ऐसी जो चीजें हैं ना, ये थोड़ी सी देखनी पड़ती है। खैर लेकिन ये कोई बुराई नहीं है, रन टाइम पे ये चीजें हो जाती हैं, लाइटर मूड में बात कर रहे हैं, रन टाइम पे ऐसी चीजें हो जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर प्लेयर बाय प्लेयर हम डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी तक तगड़ी टीम आपको कौन सी लगी? फिर अहमद सही से पूछते हैं। मुझे लग रहा है कि लाहौर बेस्ट कॉम्बिनेशन आप समझते हैं कि बड़ा वाइजली पिक किया है कंडीशन के अकॉर्डिंग, लाहौर कराची कंडीशन और उधर दुबई भी जाना है। बैटिंग कंडीशन अपनी जगह, ये जो ऑन स्लॉट है ना, ये जो ताबड़तोड़ हमले हैं, ये मेरे ख्याल में इसमें लाहौर को बड़ी सब लाहौर का अंदर जो है वो राशिद खान को तो नहीं मिस करेगी, ये भी जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। 4 ओवर है वो मिस करेंगे, उनके बड़ा वो डिफरेंस क्रिएट। देखिए वो ऐसा बॉलर है जो 4 ओवर्स में वंडर्स कर देता है, बड़े कम बॉलर्स को ये अथॉरिटी हासिल है कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में। अब उसे मिस करेंगे, लेकिन एनी हाउ आई वुड से कि लाहौर, और मुझे कराची के भी लगता है, फिर ज़ाहिर के ज़ल्मी की भी एक मशीन बन गई इस दौरान। तो ये तीन टीमें इस वक्त नज़र आ रही हैं कि ये दे आर कमिंग अप। बिसाइड दिस आई टेल यू, जैसे टूर्नामेंट जैसे इवेंट का आगाज़ होगा, इसमें अभी थोड़ा वक्त है देखिए बनने में, संवरने में, और फिर किस तरह तैयारी होती है, पब्लिक रिस्पांस कैसा होता है, फॉर्मिंग कैसी होती है। टाइम है पहले, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी भी है, और अभी मैं एक वेन्यू दुबई वाला उसमें बोल गया हूँ फ्लो में, वो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वेन्यू है, ये इन्होंने यहाँ ही खेलना है हमारे जो इसकी सारी एक बात मैं अगर यहाँ पर आप दोनों हजार इस पर अगर रोशनी डाल दें, ये जो पीसीबी ने कैटेगरीज बनाई हैं, देखिए हम जब चैंपियंस कप की टीम को डिस्कस कर रहे थे उसमें भी हमने ये बात की थी, और पीएसएल की टीम्स को कहीं कैटेगरीज बनाने में या उस कॉम्बिनेशन को बनाने में मेरा ख्याल है कि इस बात का मतलब देखें, अब लाहौर की टीम एक ऐसी टीम है कि जिसके पास इस वक्त हमें कोई ऐसा स्पिनर नज़र नहीं आ रहा आसिफ अफरीदी के अलावा, जो अभी रिसेंटली कोई क्रिकेट खेलते हैं हमें नज़र नहीं आए हैं। सिर्फ पीएसएल में लास्ट ईयर वो हमें देखने को मिले, उसके बाद अभी किसी किस्म की डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत ज़्यादा वो इन्वॉल्व नहीं है। दूसरी तरफ हम देखें तो सुल्तान के साथ फैसल अकरम और उसामा मीर जो हैं वो एक ही टीम में आ गए हैं, फिर मेहरान मुमताज़, सुफियान मुकीम एक ही टीम में आ गए हैं। तो टीमें सेलेक्ट करने में शायद इस किस्म का कॉम्बिनेशन जो है, अब जाहिद और अरफात मिनाज जो है वो कराची किंग्स की टीम में एक ही उसमें आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि ज़रूरत पड़ने पर अगर उसामा एक स्पिनर की जरूरत होती है तो उसामा मीर ज़ाहिर खेलेंगे, फैसल अकरम जो उभरते हुए बॉलर हैं उनको चांस नहीं मिलेगा। इसी तरह और बहुत सारे जो उभरते हुए नौजवान प्लेयर हैं जिनको अपने करियर की इस स्टेज के ऊपर इस प्लेटफॉर्म से चांस मिलना चाहिए, वो महरूम रह जाएंगे उन प्लेयर्स की वजह से, जो ज़ाहिर है ऑटोमेटिक चॉइस होंगी टीम। मेरा ख्याल है सही साहब, ये इन माय ओपिनियन अब वो टैलेंट हंट वाला प्लेटफॉर्म नहीं रहा, ये थोड़ा सा अब कमाई के चक्कर में पड़ रही है फ्रेंचाइजीज। पहले होता था कि जनाब टैलेंट को प्रमोट करने के लिए लोकल प्लेयर्स को चांस दिया जाता था। हमने देखा लाहौर कलंदर को क्रेडिट जाता है, जहांदाद को उन्होंने चांस दिया, जमान को उन्होंने चांस दिया। ठीक है, मजबूरी है कि आपने इमर्जिंग प्लेयर एक लाजमी खिलाना ही खिलाना है, 2 पिक करना है, उनमें से एक कंफर्म होना चाहिए प्लेइंग 11 में। जमान को उन्होंने मौका दिया, उसने परफॉर्म किया, जहांदाद को मौका दिया, उसने परफॉर्म किया। तो मेरे नजदीक आप थोड़ा सा पैसे की तरफ झुकाव ज्यादा है। फैसल अकरम की बात की, मिलना चाहिए मौका, कराची की तरफ से उन्हें मिला भी है, लेकिन उस तरह से परफॉर्म मेरा ख्याल है सही साहब वो नहीं। मेरे ख्याल में ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट चीज है। देखें ये जो हमारे हमसाए आजू बाजू में जो प्रोविंशियल लेवल की लीग्स हैं वो बड़ी प्रोफेशनली उनको, ये अभी मैं कुछ मुझे ऐसे लोग मुझसे रब्ता कायम कर रहे हैं कि देखिए जी हमारा ड्राफ्टिंग में नाम नहीं है, हमारी कोई अप्रोच नहीं है। अप्रोच इस तरह बनती है कि जैसे अभी
पंजाब सुपर लीग कराई थी, आपने वो उसका प्रोग्राम भी किया था गुजरांवाला में, एक फर्द वाहिद करवा दिया डिप्टी कमिश्नर ने, और उसके बाद फिर वो वहाँ पे सेमीफाइनल और फाइनल भी हुए प्रेसिडेंट कप के। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस तरह पे टैलेंट एक्सप्लोर होता है। आप दुनिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ना, फी स्क्वायर किलोमीटर जो बंदे रहते हैं बसते हैं, उनमें आप सबसे थिकली पॉपुलेटेड हैं, और सो इज द टैलेंट। तो मेरे ख्याल में पीसीबी को बजाय इसके एनओसी तलब कर लेते हैं, कितने पैसे दो तब टूर्नामेंट होने देंगे, ये क्या होगा वो क्या होगा, इनको इजाजत देनी चाहिए ताकि हमारे मुल्क में राउंड द ईयर प्राइवेट लीग्स हो, टैलेंट सामने आए। और फिर जिसका जिक्र अभी आप स्पिनर्स का कर रहे हैं, अब देखें ये तो फॉर्चुनेटली हमें 2 लेफ्ट स्पिनर मिल गए, सुफियान का जिक्र किया इन्होंने और मिस्ट्री स्पिनर का जिक्र किया एक और। बात यह है कि हमारे पास अब ऑफ स्पिनर तो है ही कोई नहीं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कोई नहीं है दुनिया में, वैसे डिमांड कम है, लेग स्पिनर भी बड़े कम है, हमारे पास कतार अंदर कतार होने चाहिए। तो ये तभी होंगे कि हम क्रिकेट को फैला दें, कन्वर्ज ना कर ले एक ही जगह पर, और हम कहें कि जो कुछ होगा वो पीसीबी के छत्र छाए होगा। टैलेंट हंटिंग का तस्करा हुआ है, लाहौर का भी एक इस तरह का प्रोजेक्ट है, जलमी का भी इस तरह का प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। इन टैलेंट हंट के प्रोग्राम्स के लिए भी एक बहुत बड़ा यूँ कह लीजिए कि गैप है जो तलाश करना है कि पाकिस्तान में अच्छा स्पिनर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि लेग स्पिनर हमें नहीं मिल रहा है जिसको एक वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर कहा जाए। उसामा मीर भी अगर हैं तो वो बहुत ज़्यादा, यानी उनका रुझान T20 क्रिकेट की तरफ है, तो रेड बॉल क्रिकेट है या ओडीआई क्रिकेट है, उसमें हमारे पास कोई वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है इन टैलेंट हंट प्रोग्राम्स के लिए भी कि इस किस्म के टैलेंट्स को जो है वो तलाश है जिसका पाकिस्तानी टीम को भी फायदा हो। अच्छा, अब ये स्क्वाड तो अनाउंस हो गया, मेरे ख्याल प्लेइंग 11 जिस तरह से तरतीब दी जा सकती है, जिसमें अब देखना ये कि चांस बनता है नए टैलेंट का या नहीं बनता। लाहौर कलंदर की टीम से हम शुरू करेंगे स्क्वाड। अब मेरे ख्याल एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो लाहौर कलंदर की 11 एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 हो सकती है, हम उसको डिस्कस करते हैं, राजा साहब से जानते हैं क्योंकि इनका वसी तजर्बा है और ये दीगर प्लेटफॉर्म से हमने देखा कि सिलेक्शन कमेटी का भी हिस्सा रहे हैं, तो इनकी नज़र में प्लेइंग 11 कौन सी होनी चाहिए इन फ्रेंचाइजीज की, उस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही है पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 की और एक डेकेड कंप्लीट हो चुका है, 2025 में इसकी ड्राफ्टिंग कंप्लीट होगी। अब लाहौर कलंदर का ये स्क्वाड मेरे सामने है। राजा साहब और अहमद सईद साहब, अगर ये प्लेइंग 11 की बात कर ली जाए कि इसमें से कौन कौन से सिलेक्ट हुए, सप्लीमेंट्री में हमने देखा सैम ब्लिंग्स है, पिछले साल भी हमने देखा खेला है और काफी हद तक नुकसान पहुंचाया लाहौर कलंदर की टीम को। टॉम करन जो है ना जनाब, इससे पहले हमने इस्लामाबाद की तरफ से इन्हें खेलता देखा, लेकिन इस दफा सप्लीमेंट्री कैटेगरी में। अब ये सप्लीमेंट्री कैटेगरी जो है ना वो मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ, दीगर फैंस भी समझना चाह रहे होंगे। केन विलियमसन जैसा प्लेयर जो है वो सप्लीमेंट्री कैटेगरी में आया हुआ है, और इधर से टॉम करन भी, सैम ब्लिंग्स भी, ये अच्छे प्लेयर हैं, अपनी टीम्स को रिप्रेजेंट करते रहे, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते रहे। तो इस कैटेगरी को पहले जल्दी से राजा साहब आपकी समझ में क्या आता है, फिर तो वैसे वो राय जो है ना प्रॉपर वो हम वैसे आकिब कुरैशी से जानेंगे कि पीसीबी की जानिब से सप्लीमेंट्री का बेसिकली मकसद क्या है। पिछले साल भी ये शुरू से चल रहा है। अच्छा, इसकी जो फेस वैल्यू पर ये है कि ये टीम का हिस्सा होते हैं, लेकिन ये 16 का हिस्सा नहीं है। ठीक है। और इनकी जो तनख्वाह जिसे रुपये हम कहते हैं ना, ये जो भी इनकी सैलरी है वो शुरू नहीं होती जैसे दूसरे रेगुलर 16 प्लेयर्स की होती है। द मोमेंट दे जॉइन द मैच फीस मिलेगी, द मोमेंट दे जॉइन द स्क्वाड, ये 16 का, ये दे स्टार्टेड अर्निंग द मनी। ये इसके जो फ्रेंचाइजीज है उनकी डिफरेंट माइंडसेट होते हैं, एक उनके ज़ाहिर के सर्टेन लिमिटेशंस भी होती हैं कि हमने किसको रखना है, हमारी 11 कैसे बनेंगे, हमारे 12 कैसे बनेंगे। तो ये सारी जो प्रायोरिटीज हैं ये देखकर फिर इस तरह वो ये सप्लीमेंट्री लिस्ट में बहुत बड़े प्लेयर्स भी आ जाते हैं। जैसे विलियमसन जो है वो तो एक ऑल टाइम ग्रेट है, वो अलग बात है कि वो T20 में इस तरह की ताबड़तोड़ किस्म क्रिकेट नहीं खेलते जो हम वार्नर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम फखर जमान से। हाँ, तो वो ये चीज़ें ऐसी हैं कि दिस इज सप्लीमेंट्री। वैसे बड़ा ये सरप्राइजिंग था अहमद सईद साहब, आईपीएल एक अरसा दराज केन विलियमसन खेले और मुसलसल खेले हैं, और ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि आईपीएल में अनसोल्ड रहे और पाकिस्तान पीएसएल में भी, और दीगर लीग्स तो गालिबन शायद वो खेलते नहीं उस तरह से। ये वो बड़ी लीग्स हैं देखिए, ये उन लोगों के लिए बहुत वाज़ेह पैगाम है जो ये कहते थे कि पीएसएल जो है वो आईपीएल का जो प्लेयर वो लेफ्ट ओवर है उनके ले रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पीएसएल एक ऐसी लीग है जिसमें यकीनन कंपटीशन है, और केन विलियमसन का सप्लीमेंट्री में आना और टीम साउथी का सेलेक्ट ना होना ये इस बात का वाज़ेह पैगाम है कि पीएसएल में भी कंपटीशन इतना टफ है कि ये प्लेयर जो है ये टीमों की तवज्जो हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाए। हाँ, ठीक है। अच्छा, अब लाहौर कलंदर की अगर प्लेइंग 11 की बात करें, मेरा ख्याल ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाएगा मामला। जो फास्ट बॉलर डिपार्टमेंट तो कंफर्म है ना कि ये 3 ही खेलने हैं, जिसमें हारिस रऊफ हैं, 4 खेलने हैं, जांदाद हैं, जमान है और कैप्टन हिमसेल्फ शाहीन शाह अफरीदी, ये 4 तो कंफर्म खेलेंगे। स्पिनर अब देख रहे हैं कि इनमें से कौन ऐड करते हैं। अगर पहले बॉलिंग से ही बात करें, आसिफ अफरीदी एक स्पिनर है इनके पास, और दूसरे एंड पर सिकंदर रजा। तो मेरा ख्याल सिकंदर रजा का एक कोरा निकलेगा। मैं सही साहब हैं
जी देखें, ये डिपेंड करता है कि इनके मैचेस किस कंडीशंस के अंदर हैं। अगर तो कंडीशंस फास्ट बॉलर को फेवर करती हूँ तो फिर जाहिर है कि वो 4 फास्ट बॉलर जो उनके चल रहे हैं उनके साथ डेविड वीज़ा को ऐड करके अपना बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें यकीनन जो राशिद खान है उसकी कमी इन्हें महसूस होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि राशिद खान के 4 ओवर सिकंदर रजा से ही करवाएंगे या 2-2 करके डेविड वीज़ा से भी करवाए जा सकते हैं, सिकंदर रजा से भी करवाए जा सकते हैं। आसिफ आफरीदी जो है वो कंडीशनल बॉलर हैं, वो कंडीशंस देखनी पड़ेंगी जहां उनको इस्तेमाल किया जाएगा। बॉलर हैं आसिफ जी बिल्कुल प्रॉपर बॉलर हैं, लेकिन आसिफ आफरीदी का प्रॉब्लम लेकिन ये है कि देखें बॉलर जो है वो अगर मुस्तकिल क्रिकेट खेलता आ रहा हो तो वो कंफर्टेबल होता है इस तरह के बड़े इवेंट में और इंटरनेशनल प्लेयर जहाँ पर खेल रहे हो वहाँ पर उतरने में। तो आसिफ आफरीदी को एक लंबा अरसा हो गया क्रिकेट खेले हुए, तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पर वो जिस कॉम्बिनेशन के साथ जाने की कोशिश कर रहे हैं वो यकीनन ये है कि डेविड वीज़ा और सिकंदर रजा को ही स्क्वाड का हिस्सा बनाया जाए, क्योंकि ये दोनों बैटिंग भी साथ कर लेते हैं बहुत अच्छी और ये दोनों फील्डिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। और T20 क्रिकेट में समटाइम्स ऐसा होता है कुछ मोमेंट्स के ऊपर फील्डिंग बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। तो ये 2 चीज़ें हैं जिनकी वजह से आसिफ आफरीदी के ऊपर डेविड वीज़ा, और क्योंकि 16 ओवर तो इनके जो है वो तो आप समझ लें कि बुक हो गए हैं, 4 शाहीन ने कराने हैं, 4 जमान ने, 4 जहादात ने और 4 हारिस रऊफ ने। तो बाकी जो 4 ओवर है वो मुझे ये लगता है कि 2 ओवर सिकंदर रजा से करवाए जाएंगे और 2 ओवर जो है वो डेविड वीज़ा से करवाए जाएंगे। साहब, व्हाट्स योर ओपिनियन? मेरे ख्याल में जो आपने फास्ट बॉलिंग का वो तो जाहिर है कि चार्जेस का आपने जिक्र किया है, वो दे आर वेरी मच देयर, बिसाइड दे आर फ्यू जो मेकशिफ्ट स्पिनर भी हैं, रेगुलर स्पिनर भी हैं। अब देखिए अगर ये टॉम करन को खिलाते हैं तो वो भी फास्ट बॉलर है। इन केस अगर मेरा नहीं ख्याल हारिस रऊफ को कभी ये बार करें या जहांदाद को बार करना पड़ जाए तो मेरे ख्याल टॉम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जहांदाद को बार इसलिए करेंगे कि वो बड़ी फ्लो में है इस वक्त। मैं कल को देख रहा था, हिट अच्छे कर लेता, हमने लास्ट पीएसएल में देखा है वो और बड़ा अच्छा वहाँ पर परफॉर्म भी किया है बांग्लादेश लीग में। तो इसमें लेट्स होप, और एक और मैं आपको बात बताऊं कि इसमें जो हम बातें करें इसमें बड़े प्रोज एंड कॉन्स हैं। द मोमेंट द एक्टिविटी स्टार्टेड, बाज़ औक़ात वक्ती तौर पर जुज़वी तौर पर कोई फिटनेस के इश्यूज हो जाते हैं और ये होंगे क्योंकि जितनी एक्सेसिव क्रिकेट हो गई है इसमें आप जो हमें फेस वैल्यू पर जो पेपर पे टीम नजर आ रही है उससे मुख्तलिफ भी हो सकती है, स्ट्रैटेजी और तरह की हो सकती है, कंडीशंस और तरह की हो सकती है। आप देख लीजिए ये जो PSL है ये साल के उस हिस्से में खेली जा रही है जो कि आमतौर पे पिछले 9 गर्मी का आगाज हो चुका होगा, डेफिनेटली गर्मी हो चुकी होगी और इसमें बड़ी चीज़ों को देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में कीपिंग इन व्यू ऑल जो इनके बैट्समैन भी हैं, आप देखें इनकी बैटिंग भी कितनी शानदार है, जैसे कि आप फास्ट बॉलर का जिक्र कर रहे हैं इंक्लूडिंग फखर जमान, डेरिल मिचेल। अच्छा मुझे ओपनिंग पेयर बताएं ना, फखर के साथ ओपन कौन करने जा रहा है? अहमद सईद साहब आपके नजदीक लगता है कि अब्दुल्ला शफीक? अगर तो आप रीसेंट परफॉर्मेंस को देखें तो अब्दुल्ला शफीक के साथ तो नहीं वो ऑप्ट करेंगे, लेकिन अगर राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन बनाने में जाएंगे तो फिर यकीन अब्दुल्ला शफीक। लेकिन इसमें सवाल ये है कि अगर वो सैम बिलिंग्स को नहीं रखते तो कुशाल परेरा को खिलाना इसलिए मजबूरी है कि वो विकेट कीपिंग भी करते हैं। तो फखर जमान और कुशाल परेरा की ही ओपनिंग जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। अब्दुल्ला शफीक अगर खेलेंगे तो 1 डाउन के पोजीशन पर। अच्छा वैसे राज साहब ये मोहम्मद अखलाक जो हैं ये भी विकेट कीपर बैटर हैं और इन्होंने भी कोई एक आधा टूर्नामेंट अच्छा खेला डोमेस्टिक लेवल पे, तो ये खासा फिर मुश्किल हो रही है वैसे सिचुएशन पिक एंड चूज में। बॉलिंग तो सीधी सीधी है लेकिन बैटिंग में मसला आएगा। फखर से ओपन करवा लिया साथ, या तो कुशाल परेरा आएंगे या फिर अब्दुल्ला शफीक। तीसरे नंबर पर मुझे लगता है कि भेज देंगे डेरिल मिचेल को। अच्छा बाय द वे, यू नो हु इज द हेड कोच ऑफ लाहौर कलंदर? हाँ ये सरप्राइज ये जो है ना ये कोई मेरे ख्याल को गोरा इन्होंने हायर किया, आकिब जावेद साहब वेरी बिग नेम, इस वक्त ज़हन में नहीं आ रहा। बहरहाल ये कि उन्होंने इस्तिफादा करना है और ये बड़े अच्छे प्लानर हैं। देखिए इन्होंने ये जो लाहौर कलंदर की टीम मैनेजमेंट है, ये जो इनके मालिकान अभी तक अपने सारे कार्ड शो किए नहीं है लाहौर कलंदर ने। हाँ तो नहीं, बट कोई मीडिया में बहुत बड़ा नाम फ्लोट कर रहा था। हाँ जी बिल्कुल, वो हैं गोरे कोच इन्होंने हायर किए हैं, मुझे यकीनन अभी आ जाएगा नाम ज़हन में। आकिब जावेद साहब चूँकि अब वो हेड कोच हो गए हैं। वैसे तो ये टर्म्स कंडीशन होती है मेरा ख्याल, मिसबाह हक भी तो दोनों टाइम वो करते रहे, उस टाइम की मेरा ख्याल सैलरी पीसीबी से नहीं लेते। वो जो आपने बड़ा अच्छी बात की है, मैं ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मेरे ख्याल में ये नहीं कि एक पीसीबी के साथ एक जगह से सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं उनको आप इधर भी धकेल दें, इससे फिर आप स्क्वीज कर लेते हैं। उस टाइम फ्रेम में राज साहब सैलरी पीसीबी नहीं देता, ये कंडीशन होती है। मिसबाह हक एज हेड कोच जब इन्होंने इस्लामाबाद को किया ना सर्व, तो उन्होंने उस टाइम क्यों नहीं? मुझे याद है मिसबाह उस वक्त सिलेक्टर थे, तो वो बड़ी गलत बात है कि आप एक फ्रेंचाइज के साथ अटैच हो गए, आपकी फिर एसोसिएशन हो जाती है, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को ब्रीड करता है। मेरे ख्याल में ये नहीं करना चाहिए, इसमें आर्टिकुलेट हर शख्स की पोजीशन होनी चाहिए। वन गो में जरा आ जाए ना प्लेइंग 11 तक, पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे अब्दुल्ला को अगर रखते हैं तो चौथे पे डेरिल मिचेल है। ये चौथे नंबर पे जाहिर डेरिल मिचेल अब ज़्यादा क्रिकेट जो है वो नंबर 4 पर ही खेलते हैं, खासतौर पर ओडीआई क्रिकेट के अंदर। और डेरिल मिचेल के बाद जाहिर है कि इनको ये सहूलत मैसर है कि इनके पास आसिफ अली भी हैं, डेविड वीज़ा भी हैं, ये सारे हार्ड हिटर हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये नंबर 4 पे डेरिल मिचेल के साथ जाएंगे। नंबर 5 पे अगर ज़्यादा ओवर खेलने में कामयाब होते हैं डेरिल मिचेल और अब्दुल्ला शफीक, और ऊपर के नंबर 4 तो फिर जाहिर है कि इन्हें यकीनन 15वें 16वें ओवर में उनको आसिफ अली को फील्ड में उतार देंगे। उसके बाद डेविड वीज़ा जो है वो खुद आ जाएंगे, उसके बाद
आप यकीनन देखेंगे कि शाहीन अफरीदी जो है वो अगले बंदे को रोकेगा, खुद बल्ला देखा कि सारे मैचेस नहीं खेले, बेन डंक भी उधर खेले, अब इसको थोड़ा सा मेरे ख्याल विज़ा पिछली बार तो सारे मैच खेले थे जी नहीं, डेविड विज़ा पिछली बार पूरे मैच नहीं खेल पाए, मेंटोर टाइप बना दिया गया था, मौजूद थे उसमें डग आउट में, लेकिन जरा मेंटोर मुर्शद कहते हैं ना, तो मुर्शद का साथ जो है ना छोड़ा नहीं। बेन डंक को भी चलते टूर्नामेंट में जरा रेस्ट डेविड विज़ा के बगैर कॉम्बिनेशन देखें तो 5 नंबर पे गलियां, वो आपने सरफराज का जिक्र नहीं किया, देखें वो कोयटा की दफा करते हैं ना, जरा कोयटा पे आने नहीं, क्योंकि ये अब ये जो है ना हमारे बाद अब महफिल में अफसाने बयां होंगे, उनकी भी बड़ी एसोसिएशन रही, मेरे ख्याल में क्रेडिट देना होगा जो मालिकान है उनको भी, कि उन्होंने के साथ काफी लॉयल्टी दिखाई, काफी प्यार मोहब्बत दिखाया उनको लेके साथ चले। मेरा ख्याल कि सरफराज अहमद चूंकि अब मेंटोर भी बन चुके डोमेस्टिक चाहे खेल रहे हैं, लेकिन अब उनको उसूली तौर पर खुद भी अपने आप को ड्राफ्टिंग में रखना नहीं चाहिए था। आप टीम से कहते मेंटोरशिप के लिए कहते, कोचिंग के लिए कहते, और बहुत सारे रास्ते निकल जाते हैं। ड्राफ्टिंग के लिए अपने आप को रखना और फिर वहां पे सिलेक्ट ना होना किसी भी टीम, अपनी ही टीम से सिलेक्ट ना होना, चाहे वो कप्तानी भी की हुई है, तो मेरे ख्याल ये आप मशहूर है कि आप बड़ी मसाले वाली बातें करते हैं। अहमद शहजाद की स्टेटमेंट को आपने कहीं घास ही नहीं डाला। देखें अब वो ये कह रहे हैं कि मेरे नाम को एक्सप्लॉइट किया, मुझे कैश किया गया है। जरा ये इस पे आप भी बात करें। सर, मैं प्रोफेसर अहमद सईद ये देखिए राजा साहब, मेरा ख्याल है कि ये मौज़ूआत वो हैं जिनको अगर 1 बाय 1 छेड़ेंगे तो फिर उनका ज्यादा मजा आएगा, हम उनके ऊपर बात कर भी सकेंगे। जहां तक अहमद शहजाद का ताल्लुक है, मेरा ये ख्याल है कि अहमद शहजाद कि इस बात का वजन इसलिए मालूम नहीं होता कि अहमद शहजाद ने कौन सा PSL में रन के अंबार लगाए हैं। मैं वैसे एक बात बताऊं, हमने मौका दिया लेकिन हमने ये बात कर ली है, लेकिन अहमद शहजाद को एक इदारे के बारे में ना, इदारे के बारे में, ये PCB के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। यानी आप एक फ़र्द हैं, एक इदारे को कह रहे हैं कि आप हैसियत इदारा PCB जो है मेरे नाम को एक्सप्लॉइट कर रहा है, मुझसे बेनिफिट ले रहा है, तो आपको बेनिफिट किसने दिया? उस इदारे ने दिया। आप खुद शेयर क्या हैं? यार बड़ी मजे की उन्होंने बात की राजा साहब, उन्होंने सली से सीरियस मुंह बना के कहा कि मिल गई हाइप, ले ली हाइप आपने मेरा नाम इस्तेमाल करके, ये है आपकी मार्केटिंग। खैर मैं इस पे मजीद इस पे जाना नहीं चाह रहा, छोड़े राजा साहब। क्लिंट ईस्टवुड हैं, दिलीप कुमार हैं, या ये क्या हैं? इनकी वजह से छोड़े सर, वो ठीक है, उन्होंने अपने टाइम पे अच्छा खेला है, ठीक है, पाकिस्तान को सर्व किया। हां जी, मैं बताऊं, वो जो तज्जिए कर रहे हैं ना, ये गॉट ब्रिलियंट दिमाग है उनका, वो थोड़ा सा जरा क्रिटिकल ना हो, अगर वो मेरिट पर बातों को करें तो उनकी बात समझ में आती है। जो भी आपने लाइन बोली जरा रीथिंक कीजिएगा इस पे तसल्ली से बैठ के कि आप जो है ना, खैर कराची किंग्स के स्क्वाड पे आ जाते हैं। डेविड वार्नर जनाब सबसे पहले पिक की, आंखें बंद करके उन्होंने कहा कि जनाब ये सबसे, हमने तो घर से सोच के आए हैं डेविड वार्नर हमने लेना है। हालांकि अली तरीन साहब कह चुके थे कि ये कोई मैच विनिंग प्लेयर नहीं है। हाँ, अली तरीन साहब ने मेंशन किया है कि ये अपनी क्रिकेट एंजॉय करने वाला प्लेयर है, ये टीम के लिए नहीं खेलेगा और लीग क्रिकेट तो बिल्कुल नहीं खेलेगा। डेविड वार्नर जनाब पहले नंबर पर डेफिनेटली ओपनर है। इनके साथ देने के लिए मेरा ख्याल जेम्स विंस जो है वो नजर आ रहे हैं कि इनके साथ यार इनका भी बड़ा मुश्किल है। अब शान मसूद टेस्ट में तो ओपनिंग करते हैं, मेरा ख्याल यहाँ पे तीसरे चौथे पे आएंगे। वैसे गुज़श्ता सीजन में कुछ शान मसूद जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें नंबर 3 पर बैटिंग करते हुए नजर आए थे, तो शान मसूद नंबर 3 पर बैटिंग कर सकते हैं T20 और मेरा ख्याल डेफिनेटली करेंगे भी, एज वन डाउन ही आएंगे, नंबर 3 पे आएंगे। चौथे पे इनका खासा मुश्किल है। वैसे लिटन दास भी मौजूद हैं और लिटन दास हैं, इसमें टीम साइफर्ट हैं, मोहम्मद नबी भी नंबर 4 पर आ सकते हैं। ये 3 नाम है जो इस पोजीशन पर खेलने के अहल हो सकते हैं। उसके बाद यकीनन इरफान खान, नियाजी, खुशदिल शाह, ये ऑन स्लॉट करने के अगर वही बात, अगर 15-16 ओवर खेल लिए तो आपको वहाँ खुशदिल शाह भी सहूलत दे सकते हैं, इरफान नियाजी भी वहाँ पर आ सकते हैं। तो ये वो प्लेयर हैं जो ऑन स्लॉट करके कम वक्त में ज्यादा रन बनाने की सलाहियत जो है वो नबी का आपने जिक्र किया, तो विलियमसन का भी आप जिक्र कर लें साथ में। हाँ देखें ना, विलियमसन भी तो है ना, फिर अगर उनको खिलाना पड़ गया तो 5वें नंबर पे विलियमसन भी उनको सर्व कर सकते हैं। कराची का खासा रहा है कि यूं विकेटें गिरती हैं, अंदर करने के लिए फिर आपको शान मसूद को बिठाना पड़ेगा, ये सोचिए। नहीं, चौथे पे खिला ले, चले तीसरे पे ना जाएं, चौथे पे उन्हें ले जाएं, कोई मसला नहीं, लेकिन विलियमसन को रिस्पेक्ट दें। लेकिन कराची किंग्स का स्क्वाड की जो सबसे खास बात है वो यकीन उनका फास्ट बॉलिंग का अटैक है, जिसमें वो बिल्कुल हम पल्ला नजर आ रहे हैं। लाहौर कलंदर्स के और पेशावर जलमी के, इसमें अब्बास अफरीदी को इन्होंने सेलेक्ट किया इस बार, एडम मिल हैं जो यकीनन बहुत तेज बॉलिंग करते हैं, हसन अली हैं, इसमें मीर हमजा इस स्क्वाड का हिस्सा है, तो यकीन आमिर जमाल स्क्वाड का हिस्सा है जो एक अच्छे ऑलराउंडर है, कंप्लीट ऑलराउंडर हैं। तो बॉलिंग में जाहिद महमूद उनके पास स्पिन ऑप्शन के तौर पर मौजूद हैं, अरफात मिनाज स्पिन ऑप्शन के तौर पर मौजूद हैं। तो कराची किंग्स की बॉलिंग यकीनन इस दफा जो है वो देखने काबिल होगी, और मेरा ये ख्याल है कि सिवाय एक आधे सीजन को छोड़ के इस बार ये लगता है कराची किंग्स का बॉलिंग में कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आएगा। और मसला ये है कि ये हेड कोच अपने बदलते हैं कि नहीं, क्योंकि हेड कोच सेम है तो और ये मुसलसल कराची किंग्स जो है ना, वो नाकामी का मुंह देखना उन्हें पड़ा है, सिवाय एक टाइटल के। आपकी इस मानी खेस हंसी ने जो है ना वो सारा मलबा उनके ऊपर डाल दिया। एक चीज देखिए, अब जब भी ये बड़ी एक
शो पीस इवेंट है, लेकिन हम कभी किसी टीम को क्रिटिसिज्म नहीं करते। इसमें कोई अकरबा परवरी का एलिमेंट नहीं होता, कोई डिस्टॉरिटी का एलिमेंट नहीं होता। अभी देखिए इसमें कोई स्टिग्मा भी नहीं है ओवरऑल इस लीग में, इसीलिए हम बढ़ के इसकी बातें भी करें। अच्छा जी, मैंने लिटिल डार्स की इनिंग देखी है परसों, यार कमाल खेले। मैं कहता हूँ कि हम तो हमें दुआएं करनी चाहिए कि लिटिल डार्स चल जाएं, वार्नर चल जाएं, बाबर आजम चल जाएं, तो हम देखें कि जनाब फिर ये सीरीज क्वालिटी क्रिकेट देखने को मिले। तो हमें तो हमारी तो विशुअल थिंकिंग यही है कि इस सीरीज में PSL में 10th एडिशन में बैटर जो है वो चले जाए। इट्स ऑल अबाउट 6s and 4s, इट्स ऑल अबाउट रन्स। इसमें जो इस मर्तबा मेला सजा है, मेरे ख्याल में इन्होंने अच्छे पिंच हिटर, अच्छे शॉट मेकर जो है वो इकट्ठे कर लिए हैं, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अब जहाँ तक कराची का आप जिक्र कर रहे हैं, देखिए साथ मालिकान का भी जिक्र कर लिया करने। मालिकान का वो ये सारे जितने भी लोग इकट्ठे हुए हैं ना, आप एक जैसे आप सलमान साहब की बात करें, दे लव क्रिकेट, ये क्रिकेट के प्रमोटर हैं, ये पैटर्न है। तो मेरे ख्याल में जो भी इससे सारे फ्रेम में आया है, इस सारी कशाकशी में आया है, उसका सिंपली लव फॉर द गेम और विन फॉर द जो ग्लोरी है जीत की, उसके लिए वो ऑल आउट जाते हैं। और ये देखें इस इवेंट को केविन पीटरसन ने भी कहा था कि दिस इज मोर कॉम्पिटिटिव देन इंडियन प्रीमियर। यहाँ पे डेविड वार्नर अब वार्नर ने भी कहा। अच्छा, अब ग्लोबल देखें बीएन ये कि यहाँ पर ज्यादा कॉम्पिटिटिव किस्म की आपको सीम बॉलिंग का सामना करना पड़ता है। जो इंटरनेशनल क्रिकेटर है वो कहते हैं मुझसे सबक भी हासिल करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान इज अ प्लेयर जो कि हिस्टोरिकली सीम बॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डोमिनेट किया है साउथ ईस्ट एशिया में, लैंड ऑफ पेसर्स। हाँ, तो अच्छा एवं सही सब इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए कि पिंडी, मुल्तान, कराची, लाहौर, एक जो ऑनर्स के ऊपर बात हो रही है, सिर्फ एक पैगाम मैं इन ऑनर्स से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि देखें क्रिकेट जो है ये एक स्पेशलाइज्ड किस्म की जॉब है। ये जो ऑनर इस किस्म के बयान देना शुरू हो जाते हैं ना कि डेविड वार्नर टीम प्लेयर नहीं है, फलां प्लेयर में ये मसला है, फलां प्लेयर में ये मसला है, उससे यकीनन लीग का जो एक स्टेचर है वो भी डिस्टर्ब होता है, और एक ऑनर की भी मेरा ख्याल है कि उस वकार को ये ज़ेब नहीं देता। इसी तरह मैं एक आपको अगर अंदर की बात आपको बताऊं तो एक टीम PSL की ऐसी भी है, इस पर बात करेंगे इस दिन तफसील में जाके, कि जो अपनी टीम की प्लेइंग 11 भी खुद बना कर भेजते हैं। तो ये जो इस किस्म का रोल है ऑनर्स का कि वो टीम के डगआउट्स के अंदर भी हैं, वो टीम के प्लेयर एरिया के अंदर भी हैं, इस किस्म की रिवायत PSL के अलावा दुनिया किसी लीग में नहीं मिलती। नहीं, ये प्रोटोकॉल्स में है कि जो ओनर है वो डगआउट के अंदर बैठ सकता है। नहीं बैठ सकता जी, आलमगीर तरीन साहब बैठा करते थे, डगआउट में नहीं बैठ सकते। सलमान इकबाल साहब भी हमें बैठे हुए नजर आते हैं, अलग उनके लिए सोफा लगता है, वहां पे बैठ सकते हैं, लेकिन वो प्लेयर एरिया है ना। प्लेयर एरिया से मुराद ये है कि जहां पर प्लेयर बैठते हैं उसकी अराउंड लोकेशन के अंदर पाकिस्तान जाते हैं, होवे पाकिस्तान से जमघटा ना लगे। अच्छा, कोई चीज हो जाए वहां पर लोग इकट्ठे होते हैं, इवन आप स्टेप नहीं चेंज कर रहे हैं वहां पे 4 बंदे इकट्ठे हो जाएंगे। ये इकट्ठा करना जो है ना, ये साइंस है। मेरे ख्याल में ये बड़ी इस वक्त एक वैलिड आपने बात की है कि PCB को चाहिए कि जो अनवांटेड इसके हवाले से बदलाते रहते हैं, बट दे शुड बी अराउंड। अच्छा, एंड पर ये कराची किंग्स के वाले से सवाल, बाकी तो कल के प्रोग्राम में हम करेंगे दीगर टीम्स को डिस्कस। ये जो स्पिन डिपार्टमेंट में अगर जाहिद महमूद और अरफात मिनाज में से किसी एक को खिलाना पड़ जाता है, मैं सही सब ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है, वैसे इन कंडीशंस में कौन ज्यादा सूटेबल रहता है? देखिए, डेफिनेटली जाहिद महमूद ही खेलते हुए हमें नजर आएंगे इन कंडीशंस के अंदर। जाहिद महमूद जो है वो तजर्बा भी रखते हैं, और जाहिद महमूद यकीनन एक्सपेंसिव होते हैं सम ओकेजन्स पे, लेकिन जाहिद महमूद विकेट टेकिंग ऑप्शन है कराची किंग्स के लिए। और कराची किंग्स का जिस तरह का फास्ट बॉलिंग का अटैक है, स्पिनर को आप घास नहीं डाल रहे बस। नहीं, वो तो फास्ट बॉलिंग डिपार्टमेंट है ना। बिल्कुल इस पोजीशन पे जब उनको विकेट की जरूरत होगी, यकीनन देखें ये मिडल ओवर जो होते हैं ना, मिडल ओवर में अगर पार्टनरशिप भी बिल्ड होती जाए और 7-8 रन एक ओवर में बनते जाएं और विकेट ना गिरे, तो फिर यकीनन एक अच्छा एंड मिलता है टीमों को। तो जाहिद महमूद इस हवाले से एक अच्छी ऑप्शन है कि मिडल ओवर में वो विकेट हासिल करने की सलाहियत है। ठीक है, बॉलिंग कर रहे हैं, ठीक हो गया। इस पर फर्दर डिस्कस करेंगे। अब मेरा ख्याल आज का जो वक्त है प्रोग्राम का वो खत्म हो गया। कल के प्रोग्राम में डिफेंडिंग चैंपियंस जो है यूनाइटेड और इसके साथ साथ मुल्तान सुल्तान का स्क्वाड जो डिस्कस करेंगे, प्लेइंग 11, क्योंकि इनमें भी खासे बड़े बड़े नाम हैं। देखना ये कि ये अपनी प्लेइंग 11 किस तरह से तरतीब देते हैं। ये जो एनालिस्ट हैं, ये जो एक्सपर्ट हैं, ये तो डेटा बेस और ये साबिक जो रिकॉर्ड देकर एक प्लेइंग 11 हम देने की तश्कील करने की कोशिश करते हैं। बाकी तो वहाँ पर कप्तान और मैनेजमेंट की मर्जी है, लेकिन जिस तरह की पिक्स की हैं तमाम फ्रेंचाइजीज ने, बहुत अच्छी पिक्स हैं, इसमें सेलेक्ट करना खासा मुश्किल है। इस पर फर्दर डिस्कस करेंगे कल के शो में। आज के शो से इतना ही।